नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया झा सुकरात आईएएस की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये हमारा इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा एक क्लास का समझिए कि पहला क्लास राज्य व्यवस्था का ये होने जा रहा है। देखो, RO जो मेंस का एग्जाम होना है वहां पे पॉलिटी का जो सेगमेंट है वो आपके जीएस वाले पोर्शन में आएगा। जीएस में तकरीबन इंडियन पॉलिटी से जो यूपी का ट्रेंड रहा है वो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास वो पूछते रहे हैं। इससे कम तो किसी भी एग्जाम में वो पूछ ही नहीं रहे हैं आजकल। और ये जो 20-25 क्वेश्चन है इसमें पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम है उसको देखें और अभी जो रिसेंट का हो रहा है इसमें देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने अब अच्छे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अच्छे क्वेश्चन मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस्ड। पहले संकल्पना आधारित प्रश्न पूछे नहीं जाते थे, अब यूपीपीसीएस में कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अगर सही हैं तो आप कथन कारण वाले जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको बना सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर आप जो निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है और उसमें जो एक आध तथ्य जो कॉन्सेप्ट वाले आ जाते हैं उनको भी सही कर सकते हो। तो एक पोर्शन बहुत बड़ा संकल्पना पे चला गया। दूसरी बात कि जो दूसरी बात है वो है फैक्चुअल वाला, फैक्ट बेस्ड फैक्चुअल पोर्शन। फैक्ट वाले में क्या हुआ है कि अब पॉलिटी के कोर फैक्ट को सीधा सीधा पूछा जा रहा है और पूछने का तरीका ये रहा है कि जहां से आप छोड़ देते हो कि नहीं ये नहीं पूछेगा वहीं पे आप देखते हो कि क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। जैसे अभी जो पेपर हुआ उसी में आमतौर पे भाग 6, भाग 7 भागों का अध्ययन नहीं करते हैं कोई। इसी तरह से मान लीजिए अनुच्छेद 163, 161 ये सब क्या है, तो ऐसे राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं या राज्य शासन से संबंधित अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों पर विशेष जोर नहीं रहता है लोगों का। लोग सीधा सीधा लक्ष्मीकांत उठाए और पता चला कि पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ गए, 4 अनुच्छेद याद नहीं है। तो यहां जो ट्रेंड बन रहा है वो कॉन्सेप्ट का और दूसरा फैक्ट का भी बन रहा है। आपको पॉलिटी में इन दो बातों को लेकर ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जो है केवल संविधान पढ़ लिए और बाद में कुछ समझ में ही ना आए। दूसरी बात एक और कह दूं कि इसको केवल पीटी के लिए नहीं पढ़ना है। आपको इस तरीके से पूरे क्लास में हम चर्चा करेंगे या मैटर प्रोवाइड कराएंगे कि आप इसको अपने एसे में भी देखो। एसे में भी बहुत सारे एसे सीधे सीधे जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड आ जाते हैं, तो अगर उसमें भी आप इसका कुछ पॉइंट यूज करते हो, उनको रखते हो, तो वो ऐसे का वेटेज बढ़ाता है। क्योंकि आप कोई सामान्य पद पे नहीं जा रहे हो। समीक्षा अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण पद है जो शासन का एक कहो तो कड़ी का काम कर रहे हैं। और कड़ी का मतलब ये हुआ कि अधिकारियों से जो मंत्रालय या विभाग है उसका संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तो पॉलिटी को इसी तरीके से देखना है और उस पर चर्चा आपकी होगी। सबसे पहले जो क्लास है ये तो समझने वाली बात है कि हम इस विषय को कैसे लेते हैं और फिर कैसे एग्जाम में करें। दूसरी बात, अब आते हैं मेन कंटेंट पे। तो देखो, पॉलिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिस पे क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, लेकिन आमतौर पे आप जब भी किताब उठाओगे तो सबसे पहले वही मिलेगा, संविधान का ऐतिहासिक विकास, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर बाकी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। संविधान सभा ऐसे बना, ऐसे हुआ। अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उठाओ तो ऐसे सेक्शन से यूपी में क्वेश्चन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कुल मिला के अगर इस सेक्शन पे कहो 1-2 क्वेश्चन ही बने, वही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं बनते हैं। हम लोग पॉलिटी में फोकस्ड चलेंगे, ऐसे सेक्शन पे ज्यादा काम करना है जहां से क्वेश्चन बराबर लगातार और ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। पिछले क्लास में भी जो क्लास हुआ है वहां लगभग अपर का वो पीसीएस का क्लास था, लगभग 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें 21 क्वेश्चन कुछ ही पन्नों के नोट्स से था, लगभग समझो 30-40 पेज का नोट्स था, उसी में आ गया था। तो कुल मिला के कम पढ़ना है, ज्यादा कवर नहीं करना। अब आते हैं
पहले टॉपिक को लेते हैं और वो हम लोग शुरू करेंगे मूल संविधान की बात से। ठीक है, यहां से हमारा कोर्स पूरा शुरू होगा। सबसे पहले समझना है कि ये जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ये आप कवर देख रहे हो, ये क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इसके अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। और इसी फीचर्स में आपको सारे प्रीलिम्स के कोर रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं वो फैक्ट मिलते चले जाएंगे। सबसे पहले ये जो संविधान होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें संविधान, तो इसमें दो शब्द है, एक तो सम और दूसरा विधान। तो कुल मिला के ये एक ऐसा विधान होता है जो किसी देश का सबसे बड़ा नियम कानून होता है। कुल मिला के आपने सुना होगा भारत में सीआरपीसी है, भारत में जो है पोस्को एक्ट है, अभी चर्चा हुआ, संशोधन हुआ, भारत में जो है वो यूएपीए जैसे कानूनों पे चर्चा होती है, राष्ट्रद्रोह कानून पे चर्चा होता है, संसद का अलग नियम दिखाई पड़ता होगा आपको, न्यायपालिका के आदेश दिखाई पड़ते हैं, सब है। लेकिन वो सारे नियम किसके आधार पर संचालित होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो वो सबसे बड़ा जो नियम है वो नियम है यही संविधान, यही विधान है। इसी से न्यायपालिका की संरचना निर्धारित होती है। विधायिका जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें आपका राज्यसभा और लोकसभा है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हो, उसके पावर्स एंड फंक्शन कैसे हो, वो डिसाइड होता है। इसी से आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कैसा हो वो डिसाइड होता है। और इससे बड़ी बात कि इससे हम लोग जो कि आम नागरिक हैं ये कितने स्वतंत्र हों, किस तरह का व्यवहार कर पाए, वो भी यही निर्धारित करता है। देखो संविधान के बारे में पहले जो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, संविधान केवल राज्य को मजबूत नहीं करता है बल्कि ये हम जैसे और आप जैसे नागरिकों को भी मजबूती देता है। आज आप जो कुछ भी सर्फ कर पा रहे हो, इंटरनेट पे वीडियो देख पा रहे हो, तो कैसे देख पा रहे हो? अगर इंडिया में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती, जो मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं होता, तो कोई भी नागरिक इस तरह के वीडियो तक पहुंच नहीं बना पाता। अभी आप इसका एक एग्जाम्पल देखो, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया में केवल एक ही टीवी है और एक ही प्रोग्राम चलता है, उस पे किसी को इंटरनेट का राइट नहीं है क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरह से बना हुआ है। तो कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग ये रखना है कि ये संविधान सबसे बड़ा है, इसके प्रावधान सब पे लागू होते हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता भी इसी से मिलती है। अब बहुत इतिहास की जो बातें हैं उसको सबसे लास्ट वाले क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं। यही इसी चीज को हम लोग समझेंगे और इसी से क्वेश्चन भी हम लोग ढूंढेंगे। देखो हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। अब ये क्या हुआ, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ये जो दोनों गुण है, जो दोनों फीचर है हमारे का संविधान में पाया जाता है। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि जब बात आई लचीला मतलब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल की बात करो जिसको आसानी से तोड़ा मोड़ा जा सके, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है जिसमें विधायिका, ध्यान रखना है इस बात को, थोड़ा सा ये टर्म ध्यान रखना है कि विधायिका लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो स्टेट का है वो ठीक वैसे ही इसका सर्वोच्च कानून संविधान को बदल सकता है जैसे कि वो सामान्य कानून को बदलता है। जैसे सामान्य कानूनों में परिवर्तन होता है। मान लो अभी आप देख रहे होंगे किसानों के लिए एक नया बिल आया, इस नए बिल को लाने का क्या प्रोसेस था, संसद में ये आया, जो सत्ता पक्ष में अगर बहुमत है तो उसने बहुमत का सीधा समर्थन किया और ये कुल मिला के लेजिस्लेशन जो था वो अप्रूव हो गया बाय पार्लियामेंट। तो सामान्य कानून से अगर विधायिका संविधान में परिवर्तन कर दे तो वो संविधान कहलाता है फ्लेक्सिबल। और ऐसा लचीला कानून कहां पाया जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन है वहां पे लचीला कानून है। हमारे संविधान के भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसको संविधान निर्माताओं ने समझा कि इसके लिए पूरे भारत की स्वीकृति, मतलब भारत की बात करें तो केंद्र और राज्य, अगर ये भारत है
तो इसमें बहुत सारे, आपने 28 राज्यों के बारे में पढ़ा होगा कि केंद्र और राज्य दोनों हैं, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां पे केंद्र और राज्य की दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे प्रावधानों को आसानी से अगर केवल संसद, जो भारत की संसद है, केवल यही संशोधन कर सकती है संविधान में, संसद इसे संशोधित कर देती है तो ये आराम से बदल जाएगा। और ऐसा देखो, इसलिए नहीं किया गया कि संसद को पावरफुल बनाना है या लोगों को कमजोर करना है, राज्यों को कमजोर करना है, बल्कि ये थी व्यवहारिकता। उन्होंने कहा कि अगर हम छोटी छोटी बातों पे राज्यों को इन्वॉल्व करेंगे तो आप खुद ही सोचो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप जाते हो सब्जी लेने, वहां पे आलू आपने कल खरीदा 20 रुपए किलो, आज कह रहा है 40 रुपए किलो। आप अपने पापा से पूछोगे कि पापा 40 रुपए हो गया है, ले कि नहीं ले। पापा आपकी मम्मी से पूछेंगे, मम्मी आपकी जो है किसी और से पूछें। कुल मिला के वही चीज हो रही है कि अगर सभी लोग इस पे बात करेंगे तो वो आलू खरीदने वाली स्थिति हो जाएगी, खरीद ही नहीं पाएगा और कानून बन नहीं पाएगा। तो ऐसे प्रावधानों, ऐसे उलझनों से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे प्रावधान को संसद को सौंप दिया और कहा कि संसद इस पे नियम बना सकती है। यही लचीला कानून कहलाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता इस बात से भी अवगत थे कि जब किसी भी शासक को अगर शक्ति मिल जाए, देखो ये पुराना लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट, पावर जो है, ये करप्शन का जो लॉर्ड एक्टन का विचार था उससे हमारे संविधान निर्माता भली भांति परिचित थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी स्वतंत्रता संसद को नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ प्रावधानों पे राज्य का सहयोग आवश्यक है। कहां कहां पे ऐसे प्रावधान दिखते हैं? पहला तो खुद संविधान ही है। संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए राज्यों से ही पूछना पड़ेगा, सबसे विचार करके ही कोई संविधान संशोधन बनता है। दूसरा मौलिक अधिकार है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जल्दी परिवर्तन नहीं होगा। राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है। तो यहां पे अगर कोई परिवर्तन करना है, आपको याद होगा 99वां संविधान संशोधन जब आया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे हमने देखा कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास किया गया, एनजेक नाम का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इसमें 18 राज्यों की सहमति थी, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, इसको आप लागू नहीं कर सकते हो। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जैसे प्रावधान को लागू करने के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक थी। पंचायती राज लाया गया। देखिए, पंचायती राज जो 73वां 74वां से आया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था, वो एक नया लेवल दे रहा था लोकतंत्र का। तो ऐसी चीजों के लिए संविधान ने कहा नहीं, संविधान कठोर ही होना चाहिए। अब यहां पे भी हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। देखो, संविधान हमारा दूरदर्शी और इतना बढ़िया बना हुआ है कि आज 70 वर्ष हो गए, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक है और लागू हो रहा है। ऐसा भी संविधान ना हो कि उसको परिवर्तित करना कठिन हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। तो कह रहा था कि कठोर संविधान जो है, ऐसा संविधान भी ना हो कि जिसको बदलना कठिन हो जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल बीच का रास्ता चुना, ना संविधान बहुत कठोर हो और ना संविधान बहुत ज्यादा लचीला हो, कोई भी इसको आसानी से नए रूप में बांध दे। तो हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। अब कठोर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ का था, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कठोर है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। आज तक इसमें 26 संशोधन ही किए गए हैं। 1781 के आसपास वो संविधान बना था और ये लगभग 250 साल पुराना है। खुद वहां के राष्ट्रपति तक इस बात पे जो है चिंता जाहिर कर चुके हैं। बराक ओबामा एक बार रो रहे थे पब्लिकली, और कारण ये था कि वो आर्म्स एक्ट जो वहां पे नागरिकों को अधिकार दिया गया है उसको बदल नहीं सकते थे बिना राज्यों की सहमति के। तो वो स्थिति हम लोग नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हमने कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण अपनाया। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये, नेगेटिव नहीं लेना है। दूसरा, लिखित संविधान, इस पे भी चर्चा जरूरी हो जाती है। लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि संविधान के जो प्रावधान है, यहां पे समझने वाली बात यह है कि संविधान के जो प्रावधान है वो किसी एक किताब में
अगर लिख दिया जाए, कोडिफाई किया जाए, तब उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है कि अगर संविधान का लिखित स्वरूप तभी माना जाएगा जब चीजों को एक जगह लिखते हैं। वैसे कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, ठीक है। तो अलिखित का मतलब ये पूरी तरह से अनरिटन नहीं है, बल्कि इसके भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे संसद के नियम है, न्यायपालिका के द्वारा दिए गए आदेश हैं, जैसे उसका मैग्ना कार्टा है 1215 का, ये सब लिखा हुआ प्रोविजन है। लेकिन समस्या ये है कि ये अलग अलग लिखा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन रिटन फॉर। तो वो पहली बार लिखा गया है और वहीं से हम लोगों ने प्रेरणा लेते हुए लिखित संविधान लिया। अब कोई पूछे कथन कारण में कि लिखित संविधान क्यों लिया, तो देखो इसके भी कारण पे ध्यान रखना है। लिखित संविधान होने से प्रावधान स्पष्ट होते हैं, कहीं पे ये कंफ्यूजन या दुविधा नहीं होगी कि न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, तो संसद में प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है, वहां उसको हटाने की विशेष प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो लिखित संविधान का होने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, राज्य और नागरिक, सबके लिए स्पष्ट मार्गदर्शन है, सबको काम करने में सुविधा है। तीसरा एक अभिलक्षण संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण। अब यहां पे भी एक छोटी सी कहानी बनती है, संघात्मक और एकात्मक। अभी इस पे और डिटेल में जब आर्टिकल 1 पे चर्चा होगी तो उस समय और डिटेल बताएंगे। अभी बस थोड़ा सा ये समझ लो संघात्मक और एकात्मक राज्य क्या होता है। अब अगर हम बात करें संघात्मक राज्य की, तो संघात्मक राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें संघ के साथ साथ छोटी छोटी इकाइयां राज्यों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद होती है। तो मतलब एक केंद्र का भी सरकार हो गया और एक अलग अलग राज्यों का भी सरकार हो गया। अब संघात्मक व्यवस्था जो उत्पन्न हुई वो मूल रूप से अमेरिका से आई। ये जो व्यवस्था थी ये यूएसए से पूरी दुनिया में फैला। तो अब यूएसए से क्यों फैला, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। देखो बात ये था कि आप अगर अमेरिका को देखो तो अमेरिका पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। वहां पे भले ही जनसंख्या कम हो लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है। अब इसी बात पे ध्यान करो कि मान लेते हैं कि ये जो है वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, और इधर का पार्ट जो है इसको मान लेते हैं कि ये कैलिफोर्निया है जहां पे आपका हॉलीवुड वगैरह है। अगर कैलिफोर्निया में आग लग गया और उसके बारे में डिसीजन ले यहां से, और यहां से फायर ब्रिगेड का अधिकारी उस कैलिफोर्निया में पहुंचे तो आग कब तक बुतेगा, जबकि इन दोनों के बीच कम से कम मान के चलिए तो 3000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस। तो ऐसा संभव नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, पावर को बांटिए। एक पावर को अगर कंसंट्रेट करेंगे तो लोगों को आवश्यक सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाएंगी। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण एक तो भौगोलिक विस्तार था और दूसरा जनसंख्या जैसा मुद्दा था, संघात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। अब अमेरिका के संघ और भारत के संघ में अंतर है। अमेरिका के संघ में क्या हुआ कि अमेरिका का संघ जो था वो बनाया नहीं गया, बल्कि परिस्थितियों के कारण लोगों ने उसको बनाया, खुद से बनाया। कैसे बनाया कि अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था और वहां पे कई सारे छोटे राज्य थे, 13 राज्य थे। अब जब ब्रिटिश जा रहे थे अमेरिका की क्रांति के बाद, तो राज्यों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग आपस में मिलकर जो है एक मजबूत संघ बनाएं और फिर उसके बाद जो है ब्रिटेन जैसे जो औपनिवेशिक देश है उनको चुनौती दें। तो कुल मिला के यहां पे हम देखते हैं तो ये जो अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट चला है ये नीचे से ऊपर की ओर चला है, बॉटम टू टॉप का, जहां राज्यों ने हस्तक्षेप किया केंद्र बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं थी। हम जब देश बना
उस समय अंग्रेजों ने सारी सत्ता जो थी वो संविधान सभा को सौंप दी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पूरा दौरा होता है और उन्होंने कहा कि जो भी देशी रियासत या भाग हैं वो एक होइए। बाद में राज्य पुनर्गठन आया और सबको अलग अलग किया गया। मतलब राज्यों का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ है, बॉटम टू टॉप, इसलिए थोड़ा सा अंतर मिलता है। और हम लोग भी संघात्मक व्यवस्था जैसे गुणों को रखते हैं। अब संघात्मक व्यवस्था के गुण क्या क्या होते हैं, तो वो अमेरिका से हमको पता चलता है कि जो भी अमेरिका के अभिलक्षण हैं वो सारे संघात्मक व्यवस्था के होते हैं। अब देखिए कैसे उसको याद रखना है कि जैसे ये सारे राज्य जो हैं छोटे छोटे, ये मिलकर आए और कहे कि हमको एक नया फेडरेशन संघ बनाना है। ठीक है, तो राज्यों ने कहा कि ये जो संघ बनेगा इसके लिए हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, मतलब एक मसौदा तैयार करेंगे जिस पे केंद्र और राज्य की सरकारों का पूरा जो है डाटा लिखा होगा, मतलब एक संविधान। वो डाटा जो एग्रीमेंट था वो वास्तव में संविधान था। तो पहला फीचर है लिखित संविधान। ठीक, दूसरा फीचर कि केंद्र की भी सरकार है और साथ में राज्यों में भी अलग अलग सरकार रहेगी, क्योंकि नीचे से फैसला हो रहा था। तो दूसरी विशेषता आ गई दोहरी सरकार। अब तीसरी विशेषता आ गई शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच इसी संविधान में लिख दिया गया कि इन इन विषयों पर, जैसे विदेश हो गया, जैसे संचार हो गया, जैसे रक्षा हो गया, ऐसे विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा और अमुक विषय जैसे सिंचाई हो गया, जैसे आपका सड़क हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, इन पर जो भी सेवाएं देनी है उसके लिए राज्य कानून बनाएंगे। तो ऐसे नियमों को इसी संविधान में रख दिया गया। और सबसे लास्ट बात कि ये दोहरी सरकार, लिखित संविधान और शक्तियों के विभाजन को कौन बाद में चुनौती, बाद में कहां पे अपील की जाए। मान लीजिए केंद्र ने अगर राज्यों से पूछ लिया कि भाई कृषि पे नियम बना रहे हो, ठीक बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, या कभी केंद्र नहीं बना दिया, उस समय क्या होगा। तो इस बात का निर्णय करने के लिए कि कौन सा विषय किसका हो, कितना अधिकार किसको दिया जाए, एक अलग स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई। तो ये हमारा 4 फीचर जो है दिखाई पड़ता है स्वतंत्र न्यायपालिका। 4 फीचर ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान, दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा जो भी फीचर है उनको ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं कि क्या भारत में ये सारा संघात्मक व्यवस्था वाला फीचर है, तो हाँ, हमारे यहां भी लिखित संविधान है। संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य की स्थापना की गई है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र हैं। उसी संविधान ने 7वीं अनुसूची पे जब आएंगे तो देखेंगे कि केंद्र राज्य के अलग अलग शक्तियां निर्धारित कर दी, समवर्ती सूची आ गया। उसी संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका भी बना दी। तो चारों फीचर हमारे यहाँ। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस है मतलब अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन है ये भी ध्यान रखना है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS, IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। दूसरा हमारे यहां एकल नागरिकता है। अभी इस पे डिटेल में चर्चा होगी, अभी जो है बिल्कुल समझते हुए बस चलना है। एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता जो है भारत सरकार देती है और उसी से राज्य का भी नागरिकता तय होता है। महाराष्ट्र और बिहार या उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं बनती है। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी सेवाएं, जैसे अगर हम कहें कि लेखा परीक्षण हमारे CAG ही करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इन्हीं के नेतृत्व में सारा काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे एकल न्यायपालिका भी हमारे यहाँ है। मतलब एकल न्यायपालिका का मतलब कि केंद्र, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय सबका अपील एक के ऊपर एक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल केंद्र का विषय देखेगा और वो हाईकोर्ट दूसरे का। तो ये एक फीचर भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक दोनों चीजों का मिश्रण पाया जाता है। अब देखो इसका कारण क्या है। इसका कारण फिर से रहा कार्यात्मक सुविधा।
कि हमको कार्य करने में कैसे सुविधा हो, हमारी परिस्थितियां कैसा हो, इसके आधार पर हमने इस चीज को चुना, ना कि हमने किसी को एडप्ट कर लिया बिना देखे हुए। हमने चीजों को एनालाइज किया और फिर कहा कि नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश के इंटीग्रेशन, एकीकरण के लिए बहुत जरूरी है। अब व्यवस्था का मिश्रण, तीसरा फीचर। चौथा, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था होती है, लोकतंत्र का एक ऐसा रूप होता है जिसमें जो पूरी कार्यपालिका है, संसद, पूरी शक्तियां कार्यपालिका की संसद में निहित होती है और संसद के जो सदस्य होते हैं, इसी से कार्यपालिका का भी गठन होता है। मतलब जो विधायिका के सदस्य हैं वही सदस्य कार्यपालिका के भी होते हैं। आपके सांसद का चुनाव होता है, सांसद ही बाद में मंत्री बनता है, संसद ही निर्णय लेती है और वो निर्णय वास्तव में विधायिका द्वारा लिया जाता है। तो संसद में कुल मिलाकर विधायिका कार्यपालिका का एकीकरण पाया जाता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और इसमें जो है जवाबदेही सुनिश्चित होती है। जवाबदेही का मतलब सबसे बड़ा गुण जो अम्बेडकर साहब ने कहा वो था इसका अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। कैसे अकाउंटेबिलिटी इसका एस्टेब्लिश होता है कि आज भी देखिए कि विपक्ष पूछता है प्रधानमंत्री से कि भैया प्रधानमंत्री, आप कृषि में सुधार के लिए जो बिल लाए हो इसका स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। तो प्रधानमंत्री 5 साल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, बल्कि उनको उत्तर देना पड़ता है। प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल से पूछा जाता है कि चीन पे जो अभी गतिरोध है उस पे भारत का क्या स्टेप है, तो इसको भी उत्तर देता है यही संसद में सरकार, कार्यपालिका। तो कुल मिला के ये अमलगमेशन है कार्यपालिका और विधायिका का, और सबसे बड़ा गुण होता है जवाबदेही। हमने राष्ट्रपति प्रणाली, अभी आगे आएगा, को नहीं चुना क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो था जवाबदेही नहीं पाया जाता है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा अमेरिका में, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रश्नकाल के लिए बुलाया नहीं जा सकता है, वो सीनेट में जाके कोई जवाबदेही नहीं रहता है उसका। तो संसदीय प्रणाली अपनाया गया। अगला था संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। अब ये क्या होता है? तो देखो, संसदीय संप्रभुता, इसका मतलब हुआ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। ऐसा स्थिति जिसमें संसद अगर कह दे कि भैया ऐसा है कि सभी नागरिकों को अब 100 रुपया का टैक्स देना होगा क्योंकि कोरोना के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, या 1000 रुपये प्रति माह देना होगा, तो यह संसद का निर्णय होगा। तो ऐसी स्थिति ब्रिटेन में है, वहां पे संसद जो कह लेगी वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो संसद वहां पे कुछ भी, इवन संविधान में भी संशोधन कर सकता है। ये ऊपर लचीला वाले की चर्चा के संदर्भ में हमने कहा। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं अमेरिका का, तो वहां पे आपको न्यायिक सर्वोच्चता दिखाई पड़ता है। मतलब कि जो हमने देखा कि संविधान बना था, संघात्मक व्यवस्था, उसमें न्यायपालिका ने इस संविधान पर उसको अधिकार दिया गया कि वो निर्वचन करे, मतलब उसको एनालाइज करे और देखे कि कौन सा अधिकार राज्यों का है कि कौन सा अधिकार केंद्र का है। तो वहां पे न्यायपालिका इसके लिए एकदम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो हमारे यहां ना तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पूरी तरह से एस्टेब्लिश है और ना ही हमारे यहां जो न्यायपालिका है उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। कैसे? इसको भी समझिए कि देखो, हमारे यहां संसद अगर कोई बिल पास करता है और उसको न्यायपालिका को लगता है कि नहीं ये जो बिल है ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया है, या ये बिल जो है हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान के उसके अगेंस्ट हो गया, तो वो क्या करेगा उसको कि नल एंड वाइड, मतलब शून्य घोषित कर देता है। ठीक इसी प्रकार अगर न्यायपालिका में देखें तो न्यायपालिका पे भी संसद का कई बार नियंत्रण दिखाई पड़ता है। न्यायाधीशों का जो हटाने की प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 124 में दिखाई पड़ती है, उस पर पूरा नियंत्रण संसद का ही होता है। और संसद को भी अधिकार है कि न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों को कई स्थितियों में ये बदल भी सकता है विधेयक पारित करके। तो भारत की स्थिति
अमेरिका और ब्रिटेन के बिल्कुल बीच में दिखाई पड़ती है। एक तरफ अमेरिका दिखाई पड़ता है जहां न्यायिक सर्वोच्चता है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन दिखाई पड़ता है जहां पे आपको संसदीय संप्रभुता है। तो भारत बीच में है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग कुछ नए टर्म भी दिए गए हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और जो अगला है हमारे संविधान का, वो है कि हमारा संविधान देखो जब बनाया गया तो अगली विशेषता विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हमारा संविधान जो बना तो उस समय संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा। आप देख रहे हैं कि लिखित संविधान जो अमेरिका का था 1781 में पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। पहला लिखित संविधान 1781 में दुनिया के सामने आ गया। हमारा संविधान कब बना? तो ये 1949 में पूरा बनकर तैयार हुआ था और 51 में लागू हुआ। इस बीच का जो 200 सालों का अवधि था, इसमें फ्रांस में, कनाडा में, इटली में, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अब संविधान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सभी जो बीच का संवैधानिक विकास हुआ उस पे ध्यान दिया। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय कोई समय नहीं होता है अगर आप संविधान पे चर्चा करते हो। तो 60 दिन 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद उन्होंने दुनिया के अलग अलग संविधानों में जो अच्छी बातें थी उनको हमारे संविधान में जगह दिया। इसीलिए इसको विभिन्न स्रोतों पर आधारित संविधान भी कहा जाता है। अब जो स्रोत आते हैं तो स्रोत इसमें 2 दिखाई पड़ते हैं, कुछ विदेशी स्रोत हैं और कुछ भारतीय स्रोत। भारतीय स्रोत जैसे देखो, हम लोगों ने कहा कि भाई महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करना आपका कर्तव्य होगा, ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। आपको अपनी जो परंपराएं हैं उनको, या सांस्कृतिक धरोहर है, इनको संरक्षित करना होगा, ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। तो ऐसे चीजें आपको कहां से मिली? ये हमारी संस्कृति थी। पर्यावरण की सुरक्षा करना, जो ऐसी बातें आई, पूरा विश्व जो है एक कुटुंब के समान, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे जो वैदिक स्रोत थे वो थे हमारे पास। हमारे जो संस्कार, हमारा जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक विकास हुआ है, जो उसमें ये सब दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो भारतीय स्रोत की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्रभाव जो संविधान पर दिखाई पड़ा वो दिखाई पड़ा 1935, जो ब्रिटिश काल का डेवलपमेंट हुआ है संवैधानिक विकास, वो 1935 का अधिनियम था। इस अधिनियम ये अधिनियम काफी विस्तृत था और इस अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 70% पार्ट एज इट इज उठा के रख लिए गए संविधान में। तो एक बहुत बड़ा स्रोत ये 1935 का अधिनियम था। लेकिन ये बातें कम पूछी जाती हैं। मेन पूछा जाता है, जो प्रीलिम्स का आपका सेक्शन है, वो है विदेशी स्रोत। आइए विदेशी स्रोत को यहीं पे चर्चा कर लें। इसमें आपको कहां कहां पे देखना है और किस पे चर्चा करनी जरूरी है। विदेशी स्रोत में सबसे पहले दुनिया का सबसे पुराना संविधान जहां पे था वो था ब्रिटेन। वहीं पे चलते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जन्मदाता कहा जाता है, साथ ही संसदीय प्रणाली का जन्मदाता भी ब्रिटेन को कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अगर जिसको कहा गया अंग्रेजी में, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही पूरी व्यवस्था शुरू होती है। ये संविधान भले ही अलिखित था, ब्रिटेन का संविधान पहले ही बताया कि टुकड़ों टुकड़ों में है, कहीं पे कुछ प्रावधान है और कहीं पे कुछ प्रावधान है, अलिखित था। लेकिन इसके जो नियम थे, इसकी जो व्यवस्था थी, वहां से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अब यहां से जो मूल बातें ली गई हैं वो है सबसे पहला संसदीय शासन प्रणाली। अब यहां से संसदीय शासन प्रणाली इसलिए हमने लिया था कि हम इसके उपनिवेश थे और उसको बचा के लीगेसी कायम करना था, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि इस व्यवस्था में जवाबदेही का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता था। अब यहीं पे एक नई बात शुरू किया था। एवी डायसी नाम के एक जो फिलोसफर थे, एवी डायसी, याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा है। एवी डायसी
इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक किताब लिखी और उसमें विधि के शासन के बारे में चर्चा की। विधि का शासन मतलब ऐसा शासन जो आदमी का शासन नहीं हो। अभी कहते हैं कि मोदी सरकार, मतलब क्या कि मोदी जी सरकार चला रहे हैं, या अगर कहते हैं कि योगी सरकार, तो योगी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि सरकार चलता है कानून से। अगर उत्तर प्रदेश विधायिका किसी कानून को पारित कर दे तभी वो लागू होता है, ना कि संसद में बैठ जो प्रधानमंत्री हैं उनके मुख से निकला हुआ कोई वचन कानून बनता है। यही विधि का शासन था, जिसमें डायसी कहा कि जो सबसे बड़ा होगा वो होगा विधि, मतलब विधि को सर्वोच्चता दी गई। और ये बात जो था, इसके और भी फीचर हैं, वो आगे देखेंगे मौलिक अधिकार वाले में जब ये आएगा आर्टिकल 14 में। तो विधि के शासन को हमने अपनाया और हमारे यहां व्यक्ति प्रमुख ना होकर के जो है वो कानून प्रमुख बना। याद होगा इतिहास में कि जब मध्यकाल आया तो किसी राजा को मन होता था कि नहीं, दोआब कर में वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि हमको जो है आगे अभी चढ़ाई करनी है अफगानिस्तान पे। तो उसका मन ही कानून होता था, उसके विचार कानून होते थे। लेकिन हमने कहा नहीं, कोई कानून बनेगा तो वो विधि से बनेगा। और ये बात हमको प्रेरणा मिली ब्रिटेन से। एक बहुत अच्छा प्रावधान था जिसको पूरी दुनिया ने लगभग अपना लिया है। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे कुछ लोगों का शासन है, हर एक देश विधि के शासन को ही अपनाते हैं। दूसरा प्रावधान लिया एकल नागरिकता। अब देखो, हमने एकात्मक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की। एकल नागरिकता, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, हर एक आदमी भारतीय है। तो ये भारतीय की जो बात थी, हमारा ऐसा सांस्कृतिक विरासत था जो गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, वहां भी ये बात उभर कर आई कि भारत में चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो पहले भारतीय है। और नागरिकता कहीं ना कहीं जो था अगर अलग हो जाती तो वही नागरिकता एक विभाजन, विखंडन को जन्म देती और हर एक व्यक्ति दूसरे से अपने आप को अलग मानता। और ये कहीं ना कहीं इस नए राष्ट्र के लिए जो बनाया जा रहा था, 200 सालों से जो बना था, वो खतरा हो सकता था, ये टूट सकता था। ये बात को समझते हुए हमने ब्रिटेन की परंपरा से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, विधि निर्माण की पूरी प्रक्रिया। जो भी संसद में देखते हैं, संसद में विधि निर्माण का 3 अभी बताएंगे कि प्रोसेस होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। पहले में मंत्री महोदय आएंगे, पूरा विधेयक बताएंगे। दूसरे में वो चर्चा होती है, प्रवर समिति के पास भेजी जाती है। तीसरे में फाइनली एडॉप्ट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस हमने ब्रिटेन से ही लिया। और अगला जो लिया वो था परमादेश रिट। आपको पता होगा न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है उसको आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह के रिट जारी करने के अधिकार दिए गए। उसमें एक रिट है परमादेश, और परमादेश का मतलब होता है हमारा आदेश, वी कमांड। जब कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा होता है, मान लो आपके यहां घर से निकलते ही सड़क पर गड्ढा हो और आप नगर पालिका के पास जाते हो और नगर पालिका वाले कहते हैं कि नहीं, हम गड्ढा नहीं भरेंगे क्योंकि अभी जो है हमारा मन नहीं कर रहा है। ऐसे में आप जो है सीधा परमादेश रिट का डिमांड करोगे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको मौलिक अधिकारों की दृष्टि से अगर सही पाता है तो उसको इश्यू कर देगा और ऐसे काम पे तुरंत जो है मुहर लग जाएगी। ये परमादेश रिट ब्रिटेन का राजा रानी इशू करता था और वहीं से हम लोगों ने एडॉप्ट किया। अब आते हैं, इसे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ये 4-5 चीजें बेसिक याद रखना है। अब आओ अमेरिका। अमेरिका के बारे में 2-3 बातें पहले समझ लो। अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान था, ठीक। दूसरा, ये पहला ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि बेस था मोंटेस्क्यू। जैसे एवी डायसी था फिलोसोफर, वैसे ही एक फिलोसोफर फ्रांस का था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला अमेरिका पहला देश था जिसने कहा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ऑर्गन जो होगा गवर्नमेंट का, वो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो अलग अलग होगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था मोंटेस्क्यू ने, तीनों में कोई संबंध नहीं होगा। अमेरिका ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपनाया इसने वो था फेडरलिज्म, मतलब संघात्मक व्यवस्था को। तो 3 बातें ध्यान रखना है अमेरिका से। अब उसी से आते हैं। सबसे पहला,
महाभियोग, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया, सभी लोग चूंकि पीटी क्वालिफाई कर चुके हो तो इतना ध्यान रखना है, सबको पता भी है कि आर्टिकल 68 में एक विशेष प्रोसेस है जिसको जो उसी के आधार पर हमारे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, दूसरा कोई प्रावधान नहीं है इसमें। जो प्रक्रियाएं हैं वो आर्टिकल 61 में देखेंगे। बस ये समझ लेना है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखने के लिए एक विशेष प्रोविजन दिया गया। दूसरा, जो राष्ट्रपति है उसको सहायता देने के लिए वहीं पे उपराष्ट्रपति का पद था, तो हमारे यहाँ भी उसको उपराष्ट्रपति को एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक, अगला जो सबसे बड़ा काम अमेरिका में हुआ वो था मौलिक अधिकार। अब देखो यहां पे अभी एक बात और क्लियर कर दो, मौलिक अधिकार वास्तव में अगर हम कहें कि ये स्टेट है, राज्य है, तो राज्य क्या करता है कि ये इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है किसी भी राज्य में कि वो अधिक से अधिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है, चाहे ज्योग्राफिकल एरिया का एक्सटेंशन हो या अपने लोगों को गवर्न करने का। अब इस एक्सटेंशन के जो उसका नेचर है उसको कंट्रोल करने का केवल और केवल एक तरीका था कि यहां जो सिटीजन है उनको कुछ सर्टेन राइट दे दो, उनको कुछ फ्रीडम दे दो जहां पे स्टेट का इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो हो। यही है मौलिक अधिकार का मेन कॉन्सेप्ट। ऐसे राइट्स हैं जिनको प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेट संविधान के द्वारा बंधा हुआ है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बोलने की, तो आप जो है कुछ मर्यादाओं के साथ बोल सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बातें मौलिक अधिकार से उभर कर आई और मौलिक अधिकारों के बारे में जो काम था वो ब्रिटेन में शुरू हो गया, लेकिन वहां संविधान नहीं था लिखित। अमेरिका पहला लिखित संविधान था और अमेरिका को कहा जाता है कि ये स्वतंत्र विचारों वाला देश था। यहां क्रांति भी इसलिए हुई थी कि यहां पे जो साइमन्स वगैरह थे, सैमुअल्स वगैरह थे, उन्होंने विद्रोह इसलिए किया कि अब ब्रिटेन ने नियंत्रण उन पे अनावश्यक स्थापित करना शुरू कर दिया था। लोकल, इसका मतलब हुआ जुडिशियल रिव्यू। अब ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से आया। यहां पे अगर कोई संसद ऐसा कानून सीनेट लेकर आती है जिसको कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध या फिर जो है संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो उसको न्यायपालिका खारिज कर सकती है। ठीक है, तो ये चूंकि हम लोग पढ़े कि वहां पे न्यायिक सर्वोच्चता का नियम है, इसीलिए न्यायपालिका का जो पुनर्विलोकन है वो आया अमेरिका से। अब आओ, ये सारी बातें तो हम इंडिया में देख लिए, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा संघात्मक व्यवस्था। ये ध्यान रखना, आमतौर पे लोग रटते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं और उसके कारण यहां पे फंस जाते हैं। अमेरिका से संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम हमने एडॉप्ट नहीं किया, इसलिए इस लिस्ट में वो नहीं है। अब तो ये फिर कहां से और क्यों लिया? तो देखो, हमने ये लिया है कनाडा से, मजबूत केंद्र वाला संघ। ये बिल्कुल वीवीआई याद रखना, ये अमेरिका से नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? ये भी बड़ा कारण है कि हुआ ये, अमेरिका में जो शक्तियों का विभाजन किया गया, दो शब्द आता है, शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। जब शक्तियों का पृथक्करण की बात करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में शक्तियों का बंटवारा, और जब शक्तियों का विभाजन की बात करें तो वो केंद्र और राज्य के बीच का, स्टेट और सेंटर के बीच का डिवीजन होता है। ठीक, अब जब अमेरिका में बांटा गया तो अमेरिका ने क्या किया कि चूंकि राज्यों ने पहल की थी तो राज्यों को ज्यादा शक्तियां दे दी गई। जब राज्यों को ज्यादा शक्तियां दी गई तो अमेरिका में जब धीरे धीरे 1860 के आसपास क्या हुआ, 1860 के आसपास कि विकास का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग हुआ। जो अमेरिका का दक्षिणी वाला राज्य था वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोमिनेंट एक्टिविटी था, वही नॉर्दर्न जो आप देखते हो जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है वहां पे औद्योगिकरण ज्यादा हुआ। लेकिन जो कृषि वाले क्षेत्र थे वहां पे दासों को लाया गया, जो काले लोग थे अमेरिकन, उनको जबरदस्ती लाया जाता था, तो उधर वाले लोग जो थे वहां पे मजदूरों की कमी हो जाती थी। दोनों के बीच में क्लैश हो गया और उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ाई हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका टूटने तक पहुंच गया था।
अब इसी अमेरिका टूटने तक पहुंच गया था को हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा और कहा कि नहीं, अगर हमने अमेरिका के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया तो हमारा भारत तो वैसे ही प्रजातीय विविधताओं वाला देश है, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई जो है नागा और कोई कुछ है, तो वो तो तुरंत ही खंड खंड में टूट जाएगा। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम कनाडा को एडॉप्ट करते हैं। कनाडा उसके अमेरिका के कुछ दिन बाद ही जो है फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि सारी शक्तियां जो थी महत्वपूर्ण वाली वो केंद्र के पास रखी और राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया था। तो कनाडा से इसी परिप्रेक्ष्य में मजबूत संघ वाला संघ राज्य जो है हम लोग लेते हैं। ठीक है, सो याद रखना है इसको। दूसरा, इसी क्रम में हमने नियुक्त राज्यपाल का जो प्रावधान था वो अपनाया। मतलब राज्यपाल का जो नियुक्ति होगा वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है। राज्यपाल अपने आप में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता है, उसको रिपोर्ट करना होता है ऊपर सेंटर को भी कि भैया यहाँ का शासन ठीक चल रहा है। अगर स्टेट में देखता है कि कोई इनकॉन्सिस्टेंसी है या कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है तो उस समय वो सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा कि भैया ऐसा है कि आप जो है अब 356 लगा दो, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो नियुक्त राज्यपाल भारत के एकीकरण में बहुत रोल प्ले करता है। आप इसको एग्जाम्पल से भी समझो। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन जाए और राज्यपाल भी अगर वहीं का होता और पाकिस्तान से दोनों समझौता करके चुपचाप अलगाववाद का आंदोलन बढ़ावा दे देते तो क्या भारत से जम्मू कश्मीर बचा रहता? नहीं बचता। लेकिन आज नियुक्त राज्यपाल है, जैसे ही कुछ गतिविधि होगी राज्यपाल तुरंत सेंटर को मैसेज करेंगे कि भैया ऐसा है कि ये फारूक अब्दुल्ला साहब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, तुरंत सेंटर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो इस जैसे प्रावधानों ने भारत के एकीकरण में रोल प्ले किया और नियुक्त राज्यपाल को अपनाया गया, कनाडा से लिया गया। ठीक, अगला अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां पहले पीटी दिए हैं, पता होगा। ऐसी शक्तियां संविधान के द्वारा जो ना केंद्र को दिया गया, ना राज्य को दिया गया, ना दोनों के लिए छोड़ा गया, बल्कि भविष्य में कुछ हो जाए। मान लो अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अब ऑनलाइन क्लास कैसे कर रहे हैं? तो मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं। अब 1950 में तो हमारे यहां ना तो मोबाइल था ना लैपटॉप था, फिर जो है वो ऐसे प्रोविजन को संविधान में तो रखा नहीं जाता। तो ऐसे प्रोविजन जो बाद में आए, कल को मान लीजिए कुछ और चीजें आती हैं तो उस पर किसका नियंत्रण होगा? तो अमेरिका का जो संविधान था वो अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को सौंपता है कि कोई नए विषय आएंगे तो उस पर स्टेट कैन मेक लॉ ओवर द सब्जेक्ट। लेकिन हमने क्या किया कि नहीं, हमने उसको सेंटर के पास रखा ताकि सेंटर अपने हिसाब से या तो पूरी तरह से नियम बनाए या फिर कुछ बेसिक नियम बना के स्टेट को ट्रांसफर कर दे। तो ऐसे सब्जेक्ट हमने इसलिए लिए ताकि हमारा देश का एकता और अखंडता बना रहे। तो यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। अब आओ, इसके बाद भी कुछ ध्यान रखना है। देखो, बोलने का या समझाने का इतना पर्पस इसलिए है कि अगर एक बार पढ़ें तो पूरी तरह से याद हो जाए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, ये कुछ और जो है छोटे छोटे देश हैं, मैच द लिस्ट में आ जाता है, मैच द लिस्ट से ध्यान रखना है। सबसे पहला आते हैं आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड जो है एक छोटा सा देश है, ब्रिटेन का जो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ब्रिटेन के बगल में छोटा सा गरीब देश है। अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो देखिए, सबसे पहला लिया गया राज्य के नीति के निदेशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, यहां पे याद रखने के लिए आयरलैंड गरीब है। गरीब आदमी क्या करता है? गरीब आदमी प्लान करता है, सोचता है, सपने देखता है और एक दिन उनको पूरा करता है। वही काम किया कि आयरलैंड ने अपने यहां नागरिकों को देने के लिए मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का एक पूरा लिस्ट बनाया। ठीक, उस लिस्ट में देखा कि हम इसको स्वतंत्रता दे सकते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार दे सकते हैं, काम का दे सकते हैं, लेकिन इसको अच्छा जीवन शैली अभी नहीं दे सकते। तो ऐसे राइट्स को इसने एक अलग कैटेगरी दे दिया और कहा गया कि ये जो है राज्य जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे सक्षम होता जाएगा वैसे वैसे लोगों को बेहतर सुविधाएं देता जाएगा। मान लो 24 घंटा बिजली देने का काम भी वो सोचता कि जरूरी है, लेकिन उतना प्रोडक्शन होगा तब तो वो चीजों को वो एक अलग ग्रुप में देता है। और वही अलग ग्रुप जिस पे राज्य के आने वाले जो भी नेता थे, जो भी सरकार थी काम करती, उसी को कहा गया राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये बात हमने
आयरलैंड से सीखी और उसी आयरलैंड का अनुकरण करते हुए हमने फंडामेंटल राइट को दो पार्ट में बांटा। एक पार्ट जो संविधान ने दे दिया और दूसरा जो देने वाला है। अब आओ एक और बात, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। हमारे संविधान में अमेरिका का जो पूरा राष्ट्रपति का जो है पद वगैरह तो ठीक है, महाभियोग लिए, लेकिन निर्वाचन की पद्धति नहीं ली अमेरिका से। कारण यह था कि अमेरिका में पहली बात तो संसदीय प्रणाली नहीं है, कुछ अजीब टाइप का वहां पे निर्वाचन होता है, और दूसरा उसका निर्वाचन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझना या उसका विश्लेषण करना संभव नहीं था, कंफ्यूजन बहुत हो रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, हम कुछ सिंपल प्रोसेस लेते हैं जिसमें सीधा सीधा केंद्र और राज्य के बीच में एक संतुलन बन जाए, और जो बड़े राज्य और छोटे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और सिक्किम की बात करें तो दोनों के बीच में एक संतुलन बने। इस संतुलन को बनाने के लिए जो बेस्ट एक मेथड था वो यहां पे दिखाई पड़ा आयरलैंड में। अगला, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। आपको पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान से लेते हैं। वहां पे राज्यसभा में 12 सदस्य जो था, इनको लेने का पर्पस ये था कि इनके आने से जो एक्सपर्ट लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, उनका जो भी एक्सपीरियंस कहो, उनके जो विचार हैं वो कहो, उनके मोटिव हैं वो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसमें शामिल होगी, तो अच्छे नियम, अच्छे रिजल्ट बनकर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सचिन तेंदुलकर को जो क्रिकेट में इतने दिनों तक रहे, भारत रत्न मिला, अगर उनको लाकर हम क्रिकेट का एक पूरा लॉ लेकर आते हैं कि कैसे इसको अच्छा बनाया जाए, कैसे इसके रेवेन्यू पर टैक्स लगाया जाए, तो इस पे सचिन तेंदुलकर का जो राय होगा वो एक तरह से एक्सपर्ट एडवाइस होगा। हर एक लूप होल से वो परिचित होते हैं। तो ये 3-4 बातें यहां भी ध्यान रखना है। अब जो है वो छोटा वाला है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले लेते हैं जर्मनी। जर्मनी का वाइमर संविधान, ये एक 30-40 के बीच का एक छोटा सा दौर आया था। उस समय जर्मनी का संविधान ये था, बाद में ये बदल जाता है, अभी ये संविधान नहीं है। जर्मनी से याद रखना है हिटलर। जर्मनी से याद रखना है कि जर्मनी में एक तानाशाह था हिटलर। अब हिटलर आए तो हिटलर ने क्या किया कि शक्तियों को बढ़ाया, कुल मिला के समझो तो आपातकाल ही लगा दिया। तो आपातकाल में नागरिकों का मूल अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, भारत में भी 3 बार आपातकाल लगे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और ये जो प्रावधान था वो हमने जर्मनी से लिया, और इसको भी लेने का एक पर्पस था कि देखो सामान्य स्थिति में आज अगर हम बात करें कोरोना संकट की, तो आप खुद ही देखो कि कोरोना में जो शुरू में इटली में इतने लोग मर गए, अगर केंद्र के पास या राज्यों के पास शक्तियां नहीं होती तो सब लोग एक संभावित जो था क्षय वो 10 लाख से ऊपर लोग मर जाते। तो इस तरह के प्रावधान इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो राष्ट्रीय संकट है उससे बचा जा सके। इनका उपयोग सामान्य काल में नहीं होता है, बल्कि अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं। तो ये विशेष प्रावधान होंगे। अंबेडकर जी ने जब चर्चा हुई संविधान सभा में तो उन्होंने कहा कि इसका तो प्रयोग ही नहीं होगा। मैं ही ये मानकर चल रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 बार प्रयोग हुआ है। उस पर हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। अब आ जाओ दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था, ये पुराना संविधान जो 1950 वाला संविधान था, वो संविधान दक्षिण अफ्रीका का बढ़िया संविधान नहीं था। वहां गोरे काले का भेद था। संवैधानिक रूप से बना दिया गया था कि केवल गोरे लोग ही संवैधानिक पद पर आएंगे, लेकिन वहां पे संविधान संशोधन का एक प्रावधान बहुत अच्छा था, और इसी संविधान के विरोध में नेल्सन मंडेला 27 सालों तक जेल में रहे थे। तो वहां पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई थी, जिसको कि हमने अपनाया। अब आते हैं जापान। ये जो जापान में एक नया शब्द आया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब होता है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब यह हुआ कि संसद ने अगर कानून बना दिया कि अगर आप जो मोटरसाइकिल या कार से सड़क पर निकलते हो और बिना हेलमेट या बिना जो सीट बेल्ट बांधे पाए जाते हो, तो आपको 5 वर्ष की कारावास की सजा मिलेगी और साथ में जो है 1 लाख रुपया फाइन होगा। अगर संसद का ये मोटर व्हीकल एक्ट बन गया, इसका मतलब होगा कि ये कानून लागू हो गया विधि के द्वारा। अब आपको एक सिपाही भी जहां पे दिख जाएंगे वो फाइन करने के लिए सक्षम हो गए। ठीक, तो संसद
द्वारा, मतलब कि संसद अगर विधि बना दे तब, तो ये जो प्रोविजन था वो केवल कार्यपालिका के अगेंस्ट था, मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति बिना विधि के आपसे फाइन नहीं ले सकता था, लेकिन विधायिका के विरुद्ध नहीं था, मतलब संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थी। ये बात जो था, ये बात जापान के संविधान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संविधान बनाया गया जापान का, तो अमेरिका के गाइडलाइन में बनाया गया था, वहां पे ये बात अमेरिका वालों ने कोट करवाया था। लेकिन ये बात अब बदल गया है। अब जो है ये आर्टिकल 21 में दिखाई पड़ता है, आर्टिकल 21 में, जहां पे दिखाई पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अब न्यायपालिका कहता है कि नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अब नहीं है, बल्कि अब हो गया विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ये प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब जो है अमेरिका के कैटेगरी में इसको माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जापान से लिया गया। अब आते हैं, 2-3 और बच गए। मौलिक कर्तव्य, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। ये जो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन था, ये संविधान में सुधार करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। उस समिति ने सोवियत संघ में देखा कि भाई नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारे यहाँ नागरिकों के कर्तव्य इसलिए नहीं थे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, दुनिया के किसी भी देश में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान होता है। और देखो इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ट्रेन में जो था, ट्रेन को रोका, कुछ लोगों ने जो था सरकारी नौकरी छोड़ दी, कुछ लोगों ने हड़ताल किया, कुछ लोगों ने धरना दिया। ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोग जो था वो सामान्य नागरिक जीवन जीना पसंद नहीं कर रहे थे। सरकार ने उसको देखा कि नहीं, सरकार जो नागरिक है वो सरकार का पूर्ण विरोध कर रही है। अब इसी समय जो सरकार का विचार था वो था कि नहीं, नागरिकों को अगर हम अधिकार दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनको भी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, मतलब रेलवे वगैरह को जाम नहीं करना चाहिए, इनको भी सामान्य नागरिक जीवन जीना चाहिए। ऐसे विचार सोवियत संघ में थे और हमको स्वर्ण सिंह समिति ने ये जो मौलिक कर्तव्य था उसके द्वारा ये ला करके दिया। भाग 4 क में ये दिखाई पड़ता है। गणतंत्र का प्रावधान, मतलब कि राष्ट्रपति पद पे कोई भी जा सकता है, हेड ऑफ द स्टेट कोई भी बन सकता है, ये फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन मतलब कि जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में गतिरोध बन जाएगा, उसको दूर करने का क्या प्रावधान होगा, तो अनुच्छेद 108 में ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस पे डिटेल में आगे चर्चा होगी।